So today we will start unit number 5, which is lighting for the outdoor and special purpose application. ठीक है. In last unit we discussed about the lighting designing for the interior application. तो इंटीरियर में जितने एप्लीकेशन आ रहे हैं उसमें कैसे डिजाइनिंग करना, और उसके ऊपर से अपन ने कुछ न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर सॉल्व किए थे. So in this unit we will discuss the lightning designing for the outdoor application. Outdoor application में क्या क्या आएगा? Street light, yes. Again, हाँ, स्पोर्ट ग्राउंड्स, आउटडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है वो आएंगे. और हाँ, रेलवे लाइटिंग, और हाँ, गार्डन्स आएंगे. डंप यार्ड जो होते हैं वो आएंगे. आउटडोर स्टोरेज होता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोल हैंडलिंग प्लांट्स का कोल हैंडलिंग प्लांट रहता है, वो आएगा. जहाँ पे इंडस्ट्री के मटेरियल स्टोर करके रखते हैं वो एरिया. तो जितना, जैसे अपन ने अर्लियर यूनिट में देखे थे, वॉल के इनसाइड वाला पार्ट जो था वो इंटीरियर में था, और वॉल के आउटसाइड वाला पार्ट जितना है वो सब आउटडोर एप्लीकेशन में आएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट फैक्ट्री रिक्वायरमेंट अपन ने इसमें भी देखे थे लास्ट यूनिट में. फैक्ट्री वहाँ पे बोले थे अपन ने इंडस्ट्री, व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंडस्ट्री. तो फैक्ट्री और इंडस्ट्री सेम ही रहने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स सिर्फ डिफरेंट हो सकते हैं इसमें. द ऑपरेशन ऑफ द फैक्ट्री लाइटिंग एंड इट्स कंट्रोल शुड बी सिंपल. एट द टाइम ऑफ फैक्ट्री लाइटिंग द सराउंडिंग कंडीशन इनसाइड द फैक्ट्री शुड बी प्लेजेंट टू वर्क. ये अपन ने देखे थे, ये पॉइंट डिस्कस हो गया है कि जो वर्कर है उसको अगर क्या कहेंगे, उसको गुड एटमॉस्फेयर अगर मिला तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेंगी. उसकी अगर बेटर एफिशिएंसी मिली अपने को तो इंडस्ट्री की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेंगी अपनी. All the safety precautions are to be considered at the time of factory lighting to avoid chances of electrical and mechanical accident and danger of fire hazard. ठीक है. सो फायर हजार्ड अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जॉइंट कम से कम यूज करना है अपने को, और जो आई रूल्स के हिसाब से वायरिंग करना है वो रूल्स पूरे फॉलो करना है, मतलब अर्थिंग प्रॉपरली अपने को प्रोवाइड करना है. उसके अलावा हर 5 किलोवाट के ऊपर जो भी ये लोड है अपना, जो भी 5 किलोवाट के ऊपर कंज्यूमर है उसको क्या कहते हैं, उसको ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, या फिर RCCB जिसको कहते हैं, वो लगाना कंपलसरी है एज पर दी आई रूल्स. अपन घर में भी लगा सकते हैं. फॉर दी, किस लिए होता है वो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट ELCB और RCCB? अर्थ लीकेज. अर्थ लीकेज, लीकेज अगर करंट फ्लो हो रहा है कहीं पे, या लीकेज करंट फ्लो होके हो सकता है कोई एपरेटस है उसके बॉडी में भी फ्लो हो सकता है, तो वो डिटेक्ट करके वो ट्रिप करेंगे. ठीक है. तो आई रूल के हिसाब से अभी रेसिडेंशियल में यूज करना कंपलसरी नहीं है, बट फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अपन घर में यूज कर सकते हैं. जनरली उसकी जो रेटिंग रहती है, ट्रिप ट्रिप रेटिंग जो रहती है 5 एम्पियर 10 एम्पियर तो रहेगा आपके लोड के हिसाब से, बट ट्रिपिंग की सेटिंग होती है 30 एम्पियर 50 मिली एम्पियर. ये 30 मिली एम्पियर 50 मिली एम्पियर 100 मिली एम्पियर ये रेंज में रहती है. तो जितना कम सेटिंग में रहेगा, जितने करंट की सेटिंग कम रहेंगी उतना कम लीकेज करंट जब हुआ तो वो ट्रिप करेगा. तो अगर आप 30 मिली सेकेंड मिली एम्पियर की अगर ELCB या RCCB लगा रहे हैं, तो अगर उसमें थोड़ा भी अगर लीकेज हो रहा है तो वो ट्रिप करेगा. तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंडस्ट्री में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ELCB या RCCB इंस्टॉल नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा भी अगर लीकेज हुआ तो पूरा सिस्टम को वो ट्रिप करेगा. तो जनरली 100 एम्पियर वगैरह की जो ELCB या RCCB रहेंगी वो अपन इंस्टॉल करते हैं. Then the cost of factory lighting for the indoor and outdoor application should be less. The indoor and outdoor application of the light factory should be high. The percentage of glare in the factory lighting, ये सब पॉइंट लास्ट अपन ने जब इंडस्ट्री का देखे थे वही पॉइंट थोड़े रिपीट हुए हैं. ये है फैक्ट्री करके इसलिए इसमें रखा हूं मैंने कि कभी वो एग्जाम में आपको पूछेगा फैक्ट्री लाइटिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है, या फिर कभी पूछेगा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है. सो दोनों नियर अबाउट सेम ही है. स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट वो भी डिस्कस किए अपन ने.
समटाइम डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम जनरली जो लार्ज स्पेस रहेंगे, जो जहाँ पे शेड रहता है वर्क का, लार्ज उसकी हाइट रहेंगी। मैं अर्लियर भी बताया, मशीन के ऊपर अगर अपने को लगाना है तो सीलिंग में अपन जितने लैंप है वो इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम अपन जनरली यूज करते हैं। फॉर द पर्टिकुलर फैक्ट्री देयर इज अ शोरूम इन केस वेरियस कलर इफेक्ट यूज बाय फोकस। आउटलेट रहता है, कई इंडस्ट्री में क्या रहता है, वहां पे उसका प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है और वहीं पे उसका आउटलेट भी है। ऐसी कोई इंडस्ट्री है यहाँ पे गोंदिया में? और जनरली अपन बोलते हैं कि उस फैक्ट्री के आउटलेट में अगर गए तो अपने को सस्ता ही मिलता है। होता है ऐसा? जैसे नागपुर में कुछ टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, मोरारजी देसाई की है, रेमंड की है, तो ये उनके आउटलेट भी वहीं पे है। तो वहां पे वो लोग इसलिए जाते हैं कि वो जो टैक्सेशन पड़ता है आपको रिटेलर वगैरह की तरफ से, वो वहाँ पे नहीं पड़ता है, तो अपने को कंज्यूमर को वो थोड़े कम दामों में मिलता है। तो वैसी गोंदिया में है कोई इंडस्ट्री जो वहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी हो रहा है और उसका आउटलेट भी है? हम्म। एक भी इंडस्ट्री नहीं है ऐसा? प्लास्टिक की है एमआईडीसी में, और एक इंडस्ट्री है वहाँ पे एमआईडीसी में, वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, नस की है। एक नस की भी इंडस्ट्री है, उसका भी आउटलेट है। इधर ऑयल में जाओगे माहेश्वरी सॉल्वेंट, वहां पे भी अपने को ऑयल मिलता है। तो ये जो है आउटलेट जहाँ पे रहेंगे, तो वहां पे वो पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मैं अर्लियर बताया कि शोरूम जो रहते हैं वहां पे उसको अट्रैक्टिव दिखने के लिए भी अपने को लाइटिंग करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इल्यूमिनेशन के लिए अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर जब बाहर से देख रहा है तो उसको शॉप में जाने की इच्छा होना चाहिए। तो इसलिए एक बैक आर्ट जब अपन उसको एल्यूमिनेशन के लिए लाइटिंग कर रहे हैं, बट एट फ्रंट जब वहां पे जब आउटलेट है उसका, वहां पे डेकोरेटिव पर्पज के लिए लाइटिंग भी करना पड़ेगा। फॉर द फैक्ट्री लाइटिंग फॉर इंडोर एप्लीकेशन वी कैन यूज फ्लोरेसेंट। ये इंडोर एप्लीकेशन के लिए है, CFL LED ये सब यूज कर सकते हैं। मेन जो मेन आउटडोर एप्लीकेशन है अपने को जो देखना है, उसमें दो है ज़्यादा। एक तो है स्ट्रीट लाइट और दूसरा है फ्लड लाइट। तो स्ट्रीट लाइट के ऊपर क्या डिजाइनिंग करना है वो देखना है अपने को। फ्लड लाइट में उसका न्यूमेरिकल भी है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे जब अपन फ्लड लाइट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट के मेन ऑब्जेक्टिव ये है। क्या रहना चाहिए, क्या लगता है तुमको स्ट्रीट लाइट अब अगर अपने को डिजाइन करना है, नया रोड बना है, सीमेंट रोड या फिर, हाँ, क्या मेन पर्पस क्या रहेगा, क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें? रोड क्लियर दिखना चाहिए। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ड्राइवर जो है, जो कोई भी व्हीकल अगर चला रहा है, बाइसिकल चला रहा है, उसको वो रोड जो है वो विजिबल होना चाहिए, और पर्टिकुलरली एट द नाइट आवर, क्योंकि स्ट्रीट लाइटिंग जो है अपने को लाइट नाइट में प्रोवाइड करना है, डे लाइट में तो उसकी आवश्यकता है। और हाँ, जो ड्राइवर है उसके आंखों में ग्लेयर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्राइव कर रहा है, कोई भी कार होंगी या फिर बाइसिकल होंगी, अगर उसका ग्लेयर आ रहा है, ग्लेयर मतलब चमक अगर आ रही है, तो उसका वो डिस्ट्रैक्ट होगा और एक्सीडेंट होने के उसमें चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो वो एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ड्राइवर है उसको वो ग्लेयर नहीं आना चाहिए। और क्या हो सकता है? विजिबल रहना चाहिए। और रोड जो है वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ये भी एक उसमें ऑब्जेक्टिव अपना ये है कि जो दिखने में भी रोड है, क्योंकि रोड जब बन रहा है तो उसमें, रोड बन रहा है मतलब क्या हो रहा है, सिटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर सिटी को अगर देखा जाए तो वो रोड जो है वो स्ट्रीट लाइट की वजह से मोर अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लाइटिंग की वजह से और जितना रोड है वो भी खराब दिख रहा है, तो उसको अट्रैक्टिव भी दिखना चाहिए। ठीक है, वो एक पर्पज हो गया। और क्या रह सकता है? और क्या पर्पज हो सकता है? हम्म। एनर्जी इफिशिएंट रहना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, एनर्जी इफिशिएंट मतलब जितनी आवश्यकता है उतने समय तक के लिए रहना चाहिए और कम से कम एनर्जी उसने यूज करना चाहिए।
कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहिए, मतलब कम से कम खर्चे में ऑप्टिमम आउटपुट उसने देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अपने को लाइट आउटपुट चाहिए, तो समझ लो अगर 50 पोल लग रहे हैं तो अपन 100 लगा रहे हैं, तो लाइट आउटपुट ज़्यादा चाहिए। तो अगर 100 लगा देंगे तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसका कम हो जाएगा। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी रहना चाहिए उसमें, और एनर्जी इफिशिएंट भी रहना चाहिए। ठीक है, अभी स्ट्रीट लाइटिंग को अपने को अगर स्ट्रीट लाइटिंग करना है, समझ लो स्ट्रीट को लाइटिंग प्रोवाइड करना है, और अभी तक अपन ने जितनी लाइटिंग स्टडी किए या फिर डिजाइनिंग में देखे इंटीरियर में, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहने वाला है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीट लाइटिंग और इंडोर लाइटिंग से कंपेयर करेंगे? तो चलो, इंडोर लाइटिंग और स्ट्रीट लाइटिंग में क्या डिफरेंस रहेगा, या फिर क्या डिफरेंट करना पड़ेगा अपने को? क्या डिफरेंस लग रहा है? इंडोर लाइटिंग अपन प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, रूम के अंदर, ठीक है, और स्ट्रीट लाइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रीट के ऊपर, रोड के ऊपर अपन लाइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, एरिया जो है क्या है? क्लोज रहता है, ओपन, मतलब उसका क्या मीनिंग हो जाएगा? हम्म, ज्यादा रहना चाहिए, उसको अदर वर्ड में क्या बोलेंगे अपन? रिफ्लेक्टिंग सरफेस वहां पे नहीं है अपने पास। ठीक है, क्योंकि अपन, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर से, वी आर वर्किंग ऑन इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग ऑन द बेसिक प्रिंसिपल, दैट प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब तक आपका रिफ्लेक्शन नहीं है तब तक आपकी लाइट आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने 2-3 लेक्चर में वही बताया, जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आइज में नहीं जा रही है तब तक आप उसको ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। तो मेन बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अपने को वहां स्ट्रीट लाइटिंग में रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं मिल रही है ज्यादा। ठीक है, वहां पे सिर्फ एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि है स्ट्रीट। जो स्ट्रीट है वही अपने लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अभी इंडोर इसमें क्या हो रहा था, सीलिंग अपने तरफ था, साइड वॉल्स थी, 4 वॉल्स थी, तो इतनी ज्यादा सरफेसेस अपने को मिल रही थी ग्राउंड फ्लोर के साथ, तो ज्यादा कम अपने को रिफ्लेक्टिंग सरफेस वहां पे मिल रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ऑब्वियसली अपने को इल्यूमिनेशन ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना कम रिफ्लेक्टिंग एरिया रहेगा उतना ज्यादा इल्यूमिनेशन अपने को लगने वाला है, क्योंकि लाइट रे सिर्फ ग्राउंड पे गिर रही है, वही से रिफ्लेक्ट हो रही है, साइड से, वॉल से, सीलिंग से नहीं आ रही है, तो ज्यादा इल्यूमिनेशन लगने वाला है। और क्या डिफरेंस रह सकता है? ये हो गया अपने को ज्यादा इल्यूमिनेशन क्यों लग रहा है, ये तो रिक्वायरमेंट होगी। अभी उसका अदर साइड जो है, अपने को इल्यूमिनेशन कम भी लग रहा है वहां पे। यस, क्यों कम लग रहा है? बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग एट दी नाइट, नाइट में प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा क्या है, द बैकग्राउंड जो है जिस उसका पूरा वो ब्लैक है। ठीक है, नाइट आवर में है तो ब्लैकिश मिल रहा है, और अपने को ये पता है कि अगर आप डार्क बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड अगर रहा तो कई किलोमीटर से भी अपन लाइट को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर रात को अपन रहेंगे तो वो दूर, समझ लो 1 किलोमीटर पे भी अगर कुछ नहीं है बीच में, तो अपने वो लाइट दिखती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक है, उसमें से एक लाइट दिख रहा है। तो इसलिए अपने को उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट, इल्यूमिनेशन बहुत ज्यादा प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड डार्क होने की वजह से जो इफेक्ट है वो बेटर गिरने वाला है, और लार्ज डिस्टेंस से भी अपने को मतलब वो ड्राइवर को, जो रोड ड्राइव कर रहा है व्हीकल, उसको लार्ज डिस्टेंस पे का भी डिस्टेंस दिखेगा। जनरली कहते हैं कि 30 या 40 मीटर तक का डिस्टेंस जो है वो ड्राइवर ने देखना चाहिए, 30 से 40 मीटर। ठीक है, मीटर में 30-40 मीटर। अभी अभी आपको अंदाजा आ गया होगा, अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तो ये 9 मीटर, 8-9 मीटर ये है, तो ऐसा 30 मीटर, ऐसे समझ लो 3-4 क्लासेस जो रहेंगे, इतना डिस्टेंस पे वो ड्राइवर को दिखना चाहिए। और इतना नेसेसरी भी है, क्यों? क्योंकि एकदम सडनली अगर उसको कुछ ऑब्स्टिकल आ गया है, या फिर ब्रेकर है, या फिर कुछ वहाँ पे खड्डा हो गया है, तो वो अगर एकदम अचानक अगर दिखा तो सडनली ब्रेक लगाएंगे और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए उसको लार्ज डिस्टेंस से
वो ऑब्स्टेकल कुछ आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर स्पीड ब्रेकर आ रहा है, वो उसको लार्ज डिस्टेंस से दिखना चाहिए। तो इसलिए 30 से 40 मीटर के डिस्टेंस से उसको विजुअलाइज होना चाहिए। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द रोड क्लियरली विजिबल, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। टू प्रमोट सेफ्टी एंड कन्वीनियंस टू द ट्रैफिक, कन्वीनियंस होना चाहिए और एक्सीडेंट कम से कम होना चाहिए। टू मेक स्ट्रीट मोर अट्रैक्टिव, ये भी अपन ने डिस्कस किए, बेटर दिखना चाहिए। टू इंक्रीज द कम्युनिटी वैल्यू ऑफ द स्ट्रीट, कम्युनिटी वैल्यू मतलब वही मैंने बताया, सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर सिटी के स्ट्रीट अगर रात में अच्छे दिख रहे हैं तो बोलेंगे कि सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, सिटी बेटर दिख रही है। ठीक है, तो वो कम्युनिटी वैल्यू के पे भी अपने को उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा स्ट्रीट लाइट का। ये थोड़े ज्यादा और ऑब्जेक्टिव है और डिटेल में है। द स्ट्रीट लाइटिंग शुड बी सच दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी सीन बाय द ड्राइवर एनी व्हीकल। एनी व्हीकल क्यों बोला है इसमें? ये इंपॉर्टेंट है। बाइसिकल अगर कोई चला रहा है तो उसको भी दिखना चाहिए, और ट्रक भी कोई चला रहा है तो उसको भी दिखना चाहिए। भले उसका जो आई साइट है हर ड्राइवर का डिफरेंट रहने वाला है, बाइसिकल का डिफरेंट रहने वाला है और ट्रक का उसका आई साइट डिफरेंट रहने वाला है, उसका हाइट अलग रहने वाला है। तो हर जो व्हीकल हो सकती है हर ड्राइवर को विजिबल होना चाहिए। द स्ट्रीट लाइटिंग शुड बी अट्रैक्टिव, इट शुड इंक्रीज द कम्युनिटी वैल्यू, हो गया है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। The illumination level required for the high traffic density should be 20 to 30 lux. For medium traffic density, it should be 8 to 15, and for the low traffic density, it should be minimum 4 lux. तो जो स्ट्रीट है जनरली कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज किसने किया हुआ है? ये आईएस के हिसाब से कैटेगराइज है। सो आपका सिटी में का जो भी मेन रोड रहेगा दैट विल बी कम्स अंडर द कैटेगरी ए। तो मेन रोड समझ लो, ये मेन रोड जा रहा है अपना, सिटी के बाहर निकल रहा है तो ये ए कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उसके बाद सिटी के अंदर जो है समझ लो स्क्वायर है, जैसे समझ लो जैसलम स्क्वायर है अपना, सिटी के अंदर स्क्वायर जो है छोटे छोटे, वो बी कैटेगरी में आएंगे, क्लास बी रोड। और जो कॉलोनी के अंदर रोड बने अपने दैट कम्स अंडर द कैटेगरी सी। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा जितनी लार्ज सिटी रहे उसका कैटेगराइजेशन भी अलग रहेगा। गांव में अगर देखोगे तो उसका कैटेगरी अलग रहेगा। गांव में मेन रोड जो आने वाला है वो ए में आएगा, उसके जो स्क्वायर में है वो बी में आएगा। वो भले उसका साइज कम या ज्यादा रह सकता है, बड़ी सिटी रहेंगे तो रोड का साइज बड़ा रहेगा, पर उसकी कैटेगरी वो प्लेसेस के हिसाब से वेरी होंगी। तो आईएस के हिसाब से 3 कैटेगरी उसने दिया है और हर कैटेगरी में कितना लक्स लेवल रहना चाहिए वो स्पेसिफाइड है। क्लास ए का जो रोड है उसमें 20 टू, अब ये देखो लक्स लेवल, अभी आपने प्रैक्टिकल भी किया अपन ने और लक्स लेवल मेजर किए। लक्स लेवल देखो कितना है, अभी अपन प्रैक्टिकल जब लैब में कर रहे हैं और लक्स मीटर से जब मेजर कर रहे हैं तो लक्स आपका इन द रेंज, बहुत अगर कम भी रहा तो 300-400 लक्स दिख रहा है आपको। अभी सोडियम वेपर मर्क्यूरी वेपर में आपने 5000-6000 तक का भी लक्स देखे। ठीक है, सो एक छोटे से इनकैंडेशन का भी अपन ने 200-300 लक्स आ रहा है। पर डिफरेंस ये है कि लैब में जो अपन टेस्ट कर रहे हैं, लैब में जो अपन परफॉर्म कर रहे हैं वो जनरली अपन कम डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर पे मेजर कर रहे हैं। पर अभी ये जो लक्स लेवल है, दिस लक्स लेवल विल बी एट दी सरफेस लेवल। सरफेस लेवल मतलब रोड लेवल, जो रोड बना हुआ है उसके ऊपर लक्स इतना आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। प्लस एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द रोड उतना कम से कम आना चाहिए। ईच एंड एवरी कॉर्नर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि रोड बना हुआ है और अपन स्ट्रीट लाइट जनरली उसके अलग अलग मेथड टाइप है। एक तो अपन दोनों साइड अगर रोड है तो सेंट्रल में इंस्टॉल करके दोनों तरफ रहता है, जैसे ये रोड में लगा हुआ है। छोटे रोड होंगे तो उसको वन साइडेड लगा सकते हैं। ठीक है, सो अगर वन साइडेड रोड है और वन साइड में पोल लगा हुआ है तो एट द अदर कॉर्नर ऑफ द रोड उसका जो कॉर्नर है वहां पे कम से कम इतना आना चाहिए। जो जिसके पास जो रोड के साइड में पोल लगा हुआ है उसके नीचे तो ज्यादा आने वाला है, बट एट द अदर एंड ऑफ द रोड कम से कम इतना लक्स आना चाहिए, ये आईएस बोल रहा है। ठीक है, तो भले ही वो कम लग रहा है अपने को क्योंकि उसका डिस्टेंस भी ज्यादा रहने वाला है। जनरली कितना डिस्टेंस रहता है पोल का? 8 मीटर के पोल रहते हैं, 9 मीटर के पोल रहते हैं, 11 के भी रहते हैं, और जो बड़े रहेंगे वो 15-16 मीटर तक का भी रहता है। ठीक है, सो इतना अगर बड़ा है तो 16 मीटर के डिस्टेंस से उसको ट्रैवल करना है और उतना लक्स प्रोवाइड करना है एट द रोड लेवल। तो इसलिए ये कम भले दिख रहे हैं, और ये कम इतना भी अगर मिल गया फिर भी विजुअलाइज होगा क्योंकि नाइट आवर है। पहले मैंने बताया नाइट आवर है, डार्क बैकग्राउंड है अपने पास, तो इतना लक्स भी अगर मिल रहा है तो वो विजुअलाइज हो जाएंगे। ठीक है, सो 3 कैटेगरी क्लास ए के लिए
20 to 30, क्लास 2 के लिए 8 to 15, और मिनिमम यानी कॉलोनी के अंदर जो छोटे छोटे रोड होते हैं उसके लिए 4 लक्स तक का भी अगर रहा तो भी वो विजुअलाइज हो सकता है। क्यों इतना कम और क्यों लग रहा है? क्योंकि जितने छोटा रोड रहेगा उतना वहां पे ट्रैवल करने वाले जो व्हीकल है उसकी स्पीड भी कम रहने वाली है, उनका साइज भी कम रहने वाला है, तो वहां पे बहुत ज्यादा स्पीड में भी वो व्हीकल नहीं आने वाले हैं, मेन रोड पे स्पीड में आ सकते हैं, तो इसलिए वो हिसाब से उसका कैटेगराइजेशन किया हुआ है। इट शुड बी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सेफ होना चाहिए। द मैकेनिकल सेफ होना चाहिए मतलब क्या रहेगा इसमें? हम्म वो जो फिटिंग है स्ट्रीट लाइट की वो किसी के सर पे नहीं गिरना चाहिए, तो मैकेनिकली तेरी कम से कम उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से उसका स्टैंड करने की वहां पे अपन ने उसको इंस्टॉल करना चाहिए। नहीं तो कई बार होता है कि स्ट्रीट लाइट जो है वो गिर जाता है, भले ही किसी के सर पे ना गिर रहा हो पर ग्राउंड पे गिर जाता है, तो मैकेनिकल सेफ मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू से। द रिप्लेसमेंट ऑफ द लाइटिंग एसेसरी शुड बी सिंपल। ठीक है, ये अपन ने इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किए थे। रिप्लेसमेंट जो है या फिर मेंटेनेंस जो है वो सिंपल रहना चाहिए। मतलब मेंटेनेंस कब रहने वाला है? वो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया है लाइट में तब जाके अपन उसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो वहां पे ऐसे वो जो काम करने वाला है वो वहां तक उसको पहुंचना इजीली होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्री में भी अपन ने डिस्कस किए थे, मशीन का वो लैम्प का पोजीशन ऐसा रहना चाहिए कि अगर उसमें कुछ फॉल्ट हुआ तो वो पर्सन को वहां तक जाना चाहिए। अगर एग्जांपल भी मैंने बताया था, अगर सीएनसी मशीन है उसके ऊपर ही आपने इंस्टॉल कर लिए तो उस वहां तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे मशीन है बहुत बड़ी, तो इसलिए उसका पोजिशनिंग जैसा वहां पे इंपॉर्टेंट है वैसा स्ट्रीट लाइट में भी मेंटेनेंस के लिए इजीली पहुंच सके वो पर्सन, उसके लिए उसका रिप्लेसमेंट कर सके, इसलिए उसका सिंपल होना चाहिए। द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग शुड बी सिंपल, फ्यूचर एक्सपांशन शुड बी कैरिड आउट विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब ये मेंटेनेंस तो हो सकता है, रिपेयर वर्क भी हो सकता है, फ्यूचर एक्सपांशन के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? डिजाइन करते वक्त फ्यूचर एक्सपांशन का भी ध्यान में रखना है, ऐसा वो बोल रहा है। मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो केबल पहले डाल रहे हैं उसका जो साइज है उसकी रेटिंग आपको ज्यादा लेके कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रीट लाइट अगर चल रहे हैं तो उसको नीचे में अपन ने केबल डाले हुए हैं जो लूप में चल रहा है आगे। ठीक है, तो अगर समझ लो 50 पोल्स अपने स्ट्रीट में लगे हुए हैं, उसका लोड निकाल लिए, उसका करंट कैपेसिटी निकाल लिए, उसके हिसाब से उसका केबल साइज निकाल लिया अपन ने। तो अगर हो सकता है ये रोड सब सामने एक्सपांशन हो सकता है, तो एक्सपांशन होगा तो फिर नंबर ऑफ स्ट्रीट बढ़ाना पड़ेगा, तो वो समय पे अपन ये पूरा केबल तो रिप्लेस करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये पूरा केबल रिप्लेस किए तो फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसका निकल जाएगा। तो इसलिए ये फ्यूचर एक्सपांशन लेके कंसिडर करना है कि रोड अगर आगे बना हुआ है तो ये रोड आगे बनेगा, उसके बाद स्ट्रीट लाइट उसमें लगेंगे, तो उतना लोड भी ये केबल ने बेयर करना चाहिए। इसलिए फ्यूचर एक्सपांशन का अपने को ध्यान में रखना है वाइल लेइंग केबल फॉर द स्ट्रीट लाइट। इट शुड बी इकोनॉमिकल, ये भी हो गया अपने। और हाई डेंसिटी एंड जनरली मेटल हाइलाइट कौन कौन से लैंप यूज करते हैं वो है। अब ये अर्लियर डेज में अपने देखे मर्क्यूरी वेपर में, आप देखे लैब में सोडियम वेपर भी लैम्प देख लिए हैं। उसके अलावा कौन कौन से लैंप यूज करते थे? पहले फ्लूरेसेंट भी यूज करते थे। फ्लूरेसेंट जो ये लैंप है देखे कई कई लगे, अभी भी गाँव में लगे होंगे, अभी सिटीज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पर जहाँ पे ओल्ड लगे हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। CFL भी लगे हुए हैं कई कई। अर्लियर जब CFL नए नए आए थे तो उसको स्ट्रीट लाइट में भी यूज किए थे। CFL आपको देखने को मिलेंगे, फ्लूरेसेंट। उसके पहले इनकैंडेसेंट यूज करते थे। ठीक है, तो अभी इनकैंडेसेंट जनरली फेज आ रहा है कि उसके लिए लगा के रखते हैं, आप देख रहे होंगे लाइनमैन वगैरह गांव में लगे रहता है, तो वो फेज आ रहा है कि उसके लिए भी यूज होता है, तो वो लाइट भी प्रोवाइड करता है थोड़ा सा। तो अभी पर जनरली आपको जो दिख रहे हैं वो सब LED लैंप्स है। ठीक है, तो LED क्यों यूज कर रहे हैं, उसके एडवांटेजेस अपन ने देखे। लाइफ बेटर है, इफिशियंसी बेटर है, और लाइट आउटपुट बेटर है फॉर द सेम रेटिंग ऑफ वैटेज ऑफ द लैम्प। उतने कम या ज्यादा मैंने बोला था एग्जाम में, आपने जब लिखे वो समय भी मैंने बताया था। जब अपन बोल रहे हैं हायर एफिशिएंसी या फिर हायर लाइफ या फिर हायर बोलेंगे उसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगर बोलेंगे, तो अपने को कंपेयर करना पड़ेगा सेम रेंज की। सेम रेंज की अगर ये है, अगर अपन समझ लो व्हीकल भी अगर ले रहे हैं, ऑटोमोबाइल भी ले रहे हैं,
तो अगर मोपेड अगर देख रहे हैं अपन तो एक्टिवा, एक्सेस, जुपिटर, ये इनको कंपेयर कर सकते हैं, ये सेम रेंज की गाड़ियां है। आप एक्टिवा को बाइक के साथ समझ लो, कोई शाइन गाड़ी है, यूनिकॉर्न गाड़ी है, इनके साथ कंपेयर नहीं करूंगा। तो इसलिए जब अपने को लैंप में भी कंपेयर करना है तो वो सेम रेटिंग के जो लैंप है उनका लाइट आउटपुट, उनकी कॉस्ट और उनकी एफिशिएंसी कंपेयर करना है। आप 10 वैट के लैंप को 30 वैट के लैंप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये अर्लियर डेज में हेलोजन वगैरह था, पर अभी मैंने बताया एलईडी सिर्फ यूज करते हैं। इसके अब ये दो प्रिंसिपल है जो जनरली अपन यूज करते हैं फॉर द स्ट्रीट लाइटिंग। एक है स्पेकुलर, ये नाम पहले भी अपने सुने हुए, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या फिर मिरर रिफ्लेक्शन था, और दूसरा भी सुने हुए डिफ्यूज प्रिंसिपल। दोनों प्रिंसिपल देखे हुए। तो वो प्रिंसिपल जनरलाइज प्रिंसिपल थे, पर ये स्पेशली फॉर दी स्ट्रीट लाइट को मद्देनजर रखते हुए ये दो प्रिंसिपल के ऊपर स्ट्रीट लाइटिंग का डिजाइनिंग किया जाता है। सो वन बाय वन अपन देखेंगे प्रिंसिपल क्या करते हैं। पहला है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या है, डायग्राम अगर दिख रही होंगी आपको, सो उसमें क्या हो रहा है देखो, ये है क्या मार्कर। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में मेन चीज आप देखोगे, ये समझ लो ये व्हीकल आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है रोड पे, ये इसको विजुअलाइज होना चाहिए ड्राइवर को। इस पे ऊपर लाइट 3 लैंप से आ रहा है, ठीक है, L1, L2 और L3, 3 लैंप लगे हुए हैं। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं अपन, वी यूज द रिफ्लेक्टर अपन यूज करते हैं, और जो इल्यूमिनेशन है लैंप का वो एट एन एंगल, सम इंक्लिनेशन एंगल के ऊपर से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर समझ लो ये ऑब्जेक्ट है अपना, और ये L1, L2 और L3 है, L1, L2, L3 है। तो इसके ऊपर जो इल्यूमिनेशन गिर रहा है वो L1 का भी गिर रहा है, L2 का भी गिर रहा है और L3 का भी गिर रहा है, ठीक है। तीनों लैंप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो इल्यूमिनेशन मिल रहा है अपने को, दैट विल बी समेशन ऑफ ऑल द लैंप, हर लैंप का समेशन इसमें ऊपर मिल रहा है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि उसका पोजीशनिंग क्या है। अगर ये पोजीशनिंग उसका समझ लो एंगल, इसका उसका जो इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्टर जो सेटिंग में लगाया अपन ने, और जो रिफ्लेक्टर मैक्सिमम इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रहा है वहां पे ऑब्जेक्ट है, तो L1 उसको ज्यादा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करेगा L2 और L3 से। तो वो डिपेंड करेगा आप रिफ्लेक्टर का एंगल कितना रख रहे हैं और वो किस एंगल में अपने को इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वी हैव टू प्रोवाइड रिफ्लेक्टर्स। ये क्या आ गया रे, in this method drops obstruction will be clearly visible to driver by using the reflector with a small angle of incident। स्मॉल एंगल रिफ्लेक्टर यूज करना है, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि आप बहुत एंगल में 45-60 डिग्री पे रख रहे हो, कम एंगल पे रखना है, और इंक्लिनेशन में लाइट आउटपुट वो दे रहा है। इसका फायदा क्या हो रहा है, ये एक लैंप का इल्यूमिनेशन ना गिरते हुए नंबर ऑफ लैंप्स का इल्यूमिनेशन उस पर गिर रहा है, जिसमें इल्यूमिनेशन अपने को ये लेवल पे ज्यादा मिल रहा है। In this matter, the reflectors are used in a such a way that driver can see any object clearly more than 40 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस में देख सकता है। Power consumption required for this method is less. This method is commonly used for the low or medium traffic density area. Low medium या traffic density area के लिए अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मेथड में क्या कर रहे हैं अपन, सिंपल रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं और उसको इंक्लाइन एंगल में रख रहे हैं, और जिसमें एक ही सरफेस पे नंबर ऑफ लैंप्स का इल्यूमिनेशन गिर रहा है और अपने को
द समेशन ऑफ द इल्यूमिनेशन अपने को बेटर मिलने की वजह से। बट इसमें बहुत ज्यादा एंगल भी नहीं रख सकते अपन, बहुत ज्यादा अगर एंगल रखेंगे तो क्या होगा, सबसे बेसिक ये क्या है कि ड्राइवर को लैंप नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, लैंप का जो फिलामेंट है वो ड्राइवर को नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ रोड पे इल्यूमिनेशन दिखना चाहिए। अगर एंगल बहुत ज्यादा अगर रखेंगे अपन तो वो फिलामेंट से डायरेक्ट ग्लेयर उसकी आंखों में आएगा, तो इसलिए एंगल बहुत ज्यादा ना रखते हुए थोड़ा एंगल रखेंगे, इंक्लिनेशन रखेंगे, सच दैट ड्राइवर कैन नॉट सी दी फिलामेंट और लैंप ऑन द स्ट्रीट लाइट। डिफ्यूज प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, डिफ्यूजिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अपन, इसमें भी रिफ्लेक्टर यूज कर रहे हैं अपन, पर इसमें डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम यूज कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ लाइट जो है वो इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रहा है बीनीथ दी पोल, पोल के नीचे सिर्फ इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसके रिफ्लेक्टर, डीप रिफ्लेक्टर लगेगा क्योंकि डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम यूज कर रहे हैं, और वो नीचे में पूरा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसमें भी अपने को फिलामेंट नहीं दिखना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, पर इसमें कब दिखेगा फिलामेंट या लैंप, लैंप विल बी विजिबल टू द पर्सन ओनली व्हेन ही इज बीनीथ द पोल, जब वो पोल के नीचे रहेगा तभी उसको फिलामेंट दिखना चाहिए, उसके अलावा उसको फिलामेंट दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है डिफ्यूज प्रिंसिपल। So in this type of, the light is directly directed downwards from the lamp with the intention of producing a uniform illumination on the road surface. This is possible by use of suitably designed reflectors. The filament of the lamp is invisible except from almost beneath it. ठीक है, उसके नीचे रहेगा तभी दिखेगा, उसके अलावा वो दिखने वाला नहीं है। This illuminate glare the road surface has a diffusing, क्या लिखा हुआ है, nature due to which the diffusing some portion of the light towards the observer, this makes the road surface bright for the observer. ज्यादा डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो डायरेक्ट फोकस कर रहा है और रिफ्लेक्शन वहां पे ज्यादा आने वाला है इंक्लिनेशन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे अपने को ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे और ज्यादा इल्यूमिनेशन मिलेगा एज कंपेयर टू द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन सरफेस, ठीक है। अभी दोनों प्रिंसिपल अपन ने देखे, एक है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और यह है डिफ्यूज प्रिंसिपल। सो कौन सा प्रिंसिपल कहाँ यूज करेंगे अभी बताओ मुझे, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहाँ यूज करेंगे और डिफ्यूज प्रिंसिपल कहाँ यूज करेंगे। दोनों स्ट्रीट लाइट में यूज करना है अपने को, दोनों प्रिंसिपल स्ट्रीट लाइट की ही है, रोड पे ही यूज करना है, तो कौन सा कहाँ यूज करेंगे। वहां पे लिखा था, पर अब क्या सोच रहे हो, उसके पीछे क्या उसने सोचा होगा, कहाँ यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको। रोड अपने को ये दे दिया, समझ लो ये 1 किलोमीटर का रोड है, सो कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, कैसा डिसाइड करेंगे, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन डालेंगे कि डिफ्यूज प्रिंसिपल डालेंगे। हम्म, कैसे यूज करेंगे उसको, तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहाँ यूज करेंगे अपन, वेयर द रोड इज स्ट्रेट, जब रोड आपकी लेंथ ज्यादा है वो स्ट्रेट है, क्योंकि उसमें क्या कर रहे हैं अपन, एंगल में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना रोड लंबा रहेगा, सीधा रहेगा, उसको ज्यादा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करते जाएगा, ठीक है। और डिफ्यूज प्रिंसिपल जनरली कहाँ यूज करेंगे, जहां पे आपकी रोड की टर्न हो रही है, टर्न हो रहा है रोड, कहीं तो भी टर्न हो रहा है चलते हुए। यहाँ पे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन पोल लगा रहे हैं और स्पेकुलर करेंगे
तो ये कहाँ रोड के बाहर जाएगा। तो ये टर्निंग में क्या करना पड़ेगा अपने को, जितने टर्निंग वाले हैं यहाँ पे डिफ्यूज यूज करना पड़ेगा ताकि वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइट आउटपुट प्रोवाइड करे। सो जितने स्ट्रेट रोड रहेंगे वहां पे अपन स्पेकुलर यूज करेंगे, और जो टर्निंग कहीं पे भी अगर आ रही है वहां पे डिफ्यूज प्रिंसिपल यूज करेंगे ताकि उसके बीनीथ सिर्फ अपने को लाइट आउटपुट मिले। ठीक है। अभी और एक दूसरी चीज इसमें, चलिए देख लेते क्या क्या चीजें हैं वो जो इल्यूमिनेशन लेवल पर किस किस चीज पे वो डिपेंड करेंगे, कितना इल्यूमिनेशन चाहिए। पहला है विड्थ ऑफ रोड एंड टोटल लेंथ ऑफ रोड। विड्थ कितना है, 15 फीट का है, 20 फीट का है, 25 फीट का है, कितने फीट वो विड्थ उसकी कितनी है। टोटल कवरेज इल्यूमिनेशन एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया कितना है, क्योंकि अब ये एरिया के हिसाब से और उसकी विड्थ के हिसाब से आप टाइप ऑफ लाइट कौन से टाइप का स्ट्रीट लाइटिंग यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अपन देख रहे हैं दोनों साइड में अगर दो लेन में है तो सेंट्रल में इंस्टॉल करके दो साइड में लैंप दे सकते हैं। छोटे लैंप होंगे एक साइड में दे सकते हैं, या फिर छोटे रोड में और एक दूसरा एक मेथड यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं, एक ये डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में, अल्टरनेट, ये भी एक मेथड है। तो वो डिपेंड करेगा कौन से टाइप का रोड है, फ्रीक्वेंसी एंड लोकेशन ऑफ द स्ट्रीट, द सिविल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ द स्ट्रीट, द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल, कौन से टाइप का रोड है, स्पीड मतलब ये कौन से, हर टाइप के रोड के हिसाब से उसकी स्पीड लिमिट भी अलग अलग है, तो कौन से टाइप का रोड है। स्ट्रीट फॉर द रूरल एप्लीकेशन, सेमी अर्बन और अर्बन एप्लीकेशन आर डिफरेंट। ठीक है, ये भी बताया मैंने, सिटी के हिसाब से भी चेंज होने वाले हैं लेंथ और साइज। और एवरेज लक्स लेवल फॉर रूरल स्ट्रीट 10 to 40, सेमी अर्बन ये इतना एवरेज है। ठीक है, एवरेज है मतलब वो रोड के ऊपर जितना गिर रहा है सब इल्यूमिनेशन का एवरेजिंग अगर करेंगे तो उतना आएगा। आईएस अपने को जो बोल रहा है वो स्पेसिफिक पॉइंट पे इतना मिलना चाहिए, वो आईएस के हिसाब से स्टैंडर्ड है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास की। एवरेजिंग आप अगर जब करेंगे तो इतना लक्स लेवल अपने को वो रोड लेवल पे मिलना चाहिए, मतलब 60-70 लक्स लेवल अगर मिल रहा है तो भी सफिशियंट है। ठीक है, अगर आप देखोगे जनरली मेजर भी करोगे तो ज्यादा ही आएगा, पर मिनिमम अपने को 60-70 एवरेजिंग, एवरेज लक्स जो है वो इतना मिलना चाहिए। ठीक है, एवरेजिंग मतलब लक्स मीटर से जो मेजर कर रहे हो, लक्स मीटर वाला भी क्या कर रहा है वो एवरेजिंग कर रहा है, सेंस कर रहा है हर एक इसमें और उसको एवरेज करके अपने को डिस्प्ले दे रहा है। सो इट इज द एवरेज, एवरेज इल्यूमिनेशन, एक एक पॉइंट का इल्यूमिनेशन नहीं हो। सो ये फैक्टर इफेक्ट करने वाले हैं, कौन कौन से टाइप के लैंप है ये डिस्कस कर लिया अपन ने। एलईडी, सोडियम, मर्क्यूरी, एलईडी, फ्लोरेसेंट, ये सब यूज करते हैं। अभी इसमें बताओ और एक, अभी आप जो देख रहे हैं अभी कौन से टाइप के लैंप दिख रहे हैं आपको स्ट्रीट लाइट में। एलईडी दिख रहे हैं। ठीक है, अब एलईडी के एडवांटेजेस अपन ने सब देख लिए। स्पेशली फॉर द स्ट्रीट लाइट अगर आप देखोगे तो एलईडी के डिसएडवांटेजेस कोई है क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ एलईडी रिगार्डिंग द स्ट्रीट लाइट, क्या लगता है आपको। अभी आप देख भी रहे हो, आप अगर जाते हो तो स्ट्रीट लाइट आपको एलईडी का दिख रहा है हर जगह, रात में आपको एलईडी की स्ट्रीट लाइट दिख रही है, तो क्या डिसएडवांटेजेस लगते हैं। एडवांटेज तो बहुत सारे हैं उसके, जिस वजह से उसको रिप्लेस किया गया है पूरा। डिसएडवांटेजेस क्या है। हम्म, कुछ तो डिसएडवांटेजेस होंगे उसके भी, हर सिस्टम के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहता है। क्या डिसएडवांटेजेस लगते हैं आपको। हाँ, ग्लेयर आता है, ठीक है, वो एक है। ग्लेयर आ रहा है मतलब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आ रही है उसमें से, जिसमें ड्राइवर को थोड़ा बहुत उसको ग्लेयर महसूस हो रहा है, तो वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और क्या होगा बताओ। हम्म, क्या रह सकता है डिसएडवांटेज।
आप रोड से जाते हो तो आपको महसूस तो होता होगा वो डिसएडवांटेज। हाँ, शैडो, शैडो का इफेक्ट नहीं इसमें पड़ने वाला है। इसमें शैडो आ भी जाए तो इसमें नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रीट लाइट में आपको शैडो भी अगर आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शैडो किसकी आएंगी, व्हीकल की आने वाली है, वो उसके साथ ही है, अपने को आगे वाला देखना है। तो शैडो वाला जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रीट लाइट में नहीं है। भले ही शैडो अगर आ गई तो कोई उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने रिक्वायरमेंट अपन ने दे पे तो उसमें लिखा नहीं है, ग्लेयर लिखा हुआ है, शैडो की नहीं है। शैडो अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रीट लाइटिंग के अगर आप कंपेयर करेंगे तो शैडो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, इसमें स्ट्रीट लाइट में प्रॉब्लम आता है स्पेशली फॉर द एलईडी। वो उसको कहते हैं अपन क्या कहते हैं उसको, ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट आता है, कैसा हो रहा है उसमें, ये नंबर ऑफ पोल है P1 P2 और P3। अब ये लैम्प जब लगा रहे अपन, एलईडी जब लगा रहे हैं, अपन ने पहले भी अर्लियर में डिस्कस किए थे, इट इज अ फोकसिंग टाइप ऑफ लैम्प। ठीक है, फोकसिंग टाइप ऑफ लैम्प है, मतलब इसका स्प्रेड एंगल जो है वो बहुत कम है। स्प्रेड एंगल जो है कम है। एक सेकंड ना, हेलो, हाँ हाँ ठीक है। तो स्प्रेड एंगल कम है मतलब क्या होने वाला है, इट विल प्रोवाइड द इल्यूमिनेशन इन स्मॉल एंगल। सो ये स्मॉल एंगल में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं इसमें। अब ये क्यों आ रहे हैं, जनरली आप देखोगे, या ये भी पकड़ लो, या फिर आपका जो मेन पुल का अगर आप स्ट्रीट लाइट ऑब्जर्व करोगे, जो मेन पुल बना हुआ है, ठीक है, जो मेन पुल यहाँ से बना हुआ है जयस्तंभ से, उसमें रात में कभी ऑब्जर्व करना, उसमें आप जाओगे तो लाइट दिख रही है, फिर ब्लैक स्पॉट आ रहा है, फिर लाइट आ रही है, ब्लैक स्पॉट आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम उसमें आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि स्प्रेड एंगल कम है, एलईडी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, डिजाइनिंग में फॉल्ट हो गया है कि और कुछ रीजन रह सकता है। हाँ, पोल्स का डिस्टेंस अगर पास में लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पोल्स का डिस्टेंस अगर कम रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर ये स्प्रेड एंगल रख रहे हैं अपन, पोल का डिस्टेंस थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, इसकी लाइट भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, ओवरलैपिंग होना चाहिए कुछ ना कुछ, सम पोर्शन ऑफ द लाइट, दोनों लैम्प का ओवरलैपिंग होना चाहिए, मतलब ब्लैक स्पॉट कम हो जाएंगे, मतलब अपने को पोल पास में रखना पड़ेगा। पर अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है आपको, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिप्लेसिंग द ओल्ड लैम्प्स विद द एलईडी। अपन एलईडी के लिए नया डिजाइनिंग कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ पोल जो है लगे हुए हैं, जहां पे सोडियम वेपर लगा हुआ था, मर्क्यूरी वेपर लगा हुआ था, हेलोजन लगे हुए थे, ये लैम्प को निकाल दिए, वहां पे एलईडी लगा दिए। अब वो जो पोल है, पोल का डिस्टेंस है, वो सब डिजाइन किए थे अपन ने ओल्ड लैम्प के हिसाब से। सबसे पहले रिप्लेसमेंट जो लैम्प के हुए थे वो मुंबई में हुआ था। वो जनरली आप देखे भी होंगे, गिरगांव चौपाटी में जो वो, या फिर वो मरीन ड्राइव का जो रोड दिखता है, आप टीवी में भी दिखता है आपको, लॉन्ग डिस्टेंस है, वहां के उन्होंने सबसे पहले रिप्लेस किए। तो रिप्लेस करने के बाद वो सेम वहां पे ये सेम प्रॉब्लम आया, सबसे पहला प्रॉब्लम वहीं पे आइडेंटिफाई हुआ कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो वो क्या हुआ, ओल्ड की जगह अपन ने नया रिप्लेस कर दिए, वहां पे ब्लैक स्पॉट, हर रोड, वो रोड पे पूरे ब्लैक स्पॉट आना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने क्या किया, अब क्यों रिप्लेस करना या फिर कम डिस्टेंस करना क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बहुत लगने वाला है। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम करना है मतलब वो पोल को सिर्फ धक्का देंगे, शिफ्ट करेंगे तो होने वाला नहीं है, पूरा पोल डिसमेंटल करना पड़ेगा, पूरा केबलिंग डिसमेंटल करना पड़ेगा, नए पोल लगाना पड़ेगा। तो वो सब उसमें जो कॉस्टिंग जा रही है, एलईडी लगाने से जो पैसा बचने वाला है, वो जो उसमें कॉस्टिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए फिर वो वहां पे क्या किए थे मुंबई में, फिर उन्होंने रिप्लेस कर दिए, एलईडी को रिप्लेस कर दिया ओल्ड से फिर से। अभी आप देखोगे तो वहां पे आपको वही सोडियम वेपर ऑरेंज करके देखेंगे, एलईडी वहां पे नहीं दिखती है। तो वो क्योंकि कॉस्ट इतनी जा रही है उसको रिप्लेस करने में, तो ये वाला जो है आपका पुल का, यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है। वहां पे पहले सोडियम वेपर, मर्क्यूरी वेपर लगे हुए थे, सोडियम वेपर ही लगे थे येलो कलर के, पर उसको रिप्लेस कर दिए एलईडी से।
डिस्टेंस आपका जो दो पोल के बीच के डिस्टेंस है वो है सोडियम वेपर के हिसाब से। सोडियम वेपर में क्या एडवांटेज है अपन ने प्रैक्टिकल में भी देखे, उसका जो स्प्रेड एंगल है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 180 डिग्री उसका स्प्रेड एंगल है। मैंने प्रैक्टिकल में आपको बताया था कि उसका आप उसकी लाइट का ये देखिए कितनी जगह वो फैल रही है, उसका एरिया बहुत ज्यादा कवर कर रहा है वो। तो वो ज्यादा एरिया कवर करने की वजह से क्या हो रहा है, उसको नंबर ऑफ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रख सकता था। पर उसी जगह अपन ने ये वाले लैंप लगा दिए तो उसका इसका स्प्रेड एंगल कम है, तो वो कम एरिया में इंटेंसिटी दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपने को नंबर ऑफ पोल ज्यादा लगने वाले। अगर अपन नया कोई डिजाइन कर रहे हैं, समझ लो और एलईडी अपने को लगाना है, तो अपने को दो पोल के बीच में डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, जिस वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ पोल जो है वो बढ़ेंगे। और एग्जिस्टिंग वाले में अगर उसको करना है, और ये प्रॉब्लम आपको एग्जिस्टिंग में अगर सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं अपन, तो ये प्रॉब्लम आपको ब्लैक स्पॉट का आना ही आना है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर।